नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जहां पर अब शीला, दमयंती और महेंद्र और राजीव गुलेरिया ये सब आपस में ही बातें कर रहे होते हैं। दमयंती कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है सौम्या को छुड़ाने का। तभी सब उसकी तरफ देखते हैं। तब दमयंती कहती है कि क्यों ना हम कविनालिशा से कहें कि वो लतिका की कस्टडी हम उससे नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसके बदले में उसे अनिका को कन्विंस करना होगा ताकि वो सौम्या को छोड़ दे। दमयंती की ये बात उन सभी को ही काफी ही पसंद आती है, इसलिए अब राजीव गुलेरिया भी उन्हें कहते हैं कि ठीक है, फिर क्यों ना मैं एक बार अब कविनालिशा से इसके बारे में बात कर लेता हूँ। और ये कहते हुए अब वो कविनालिशा के पास फोन मिला लेता है। इधर दूसरी तरफ जब कविनालिशा के फोन पर एक फोन आता है तब वो उस फोन को उठाती है। अब आरजी कहता है कि मैं राजीव गुलेरिया बोल रहा हूँ। आई एम श्योर कि आपको मेरा और मेरी वाइफ का वो एप्लीकेशन तो मिल ही गया होगा। राजीव की इस बात को सुनकर अब कविनालिशा कहती है यस मिस्टर गुलेरिया, तो कहिए आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। मुझे अच्छी तरह से वो मिल चुका है। किस लिए फोन किया है फिर आपने हमें। अब कविनालिशा की ये बात सुनते ही तब राजीव गुलेरिया ने कहा मैं आपसे इसके बारे में मिलना चाहता हूँ। प्रिंसेस लतिका की कस्टडी के सिलसिले में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब कविनालिशा ने कहा कि ठीक है, फिर आप हमें लोकेशन भेजिए, हम आपसे खुद मिलने के लिए वहां पर आएंगे। लेकिन हाँ, ये बात तो डेफिनेटली श्योर है कि मैं प्रिंसेस लतिका की कस्टडी किसी को भी नहीं देने वाली हूँ। अब ये सुनते ही तभी राजीव गुलेरिया ने कहा कि ठीक है, आप यहाँ के पुराने मार्केट में आ जाइए, उसके बाद मैं खुद आपको रिसीव करने के लिए वहां पर आ जाऊंगा। आपके आने के बाद ही हम आगे की बात वहां पर आपस में बैठकर करेंगे। ये सुनते ही अब आलिशा ने भी कहा कि ठीक है मिस्टर गुलेरिया, हम बस कुछ ही देर में आपकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाएंगे और जैसे ही हम वहां पर पहुंचते हैं तब हम आपको कॉल करेंगे। ये कहते हुए अब कविनालिशा भी फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर अब कविनालिशा अपने दिमाग में पता नहीं कौन कौन से ख्याल लेकर आती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये राजीव गुलेरिया और उसकी पत्नी पता नहीं उससे क्या ही बात करेंगे, क्योंकि इतना तो तय था कि कविनालिशा प्रिंसेस लतिका की कस्टडी उनको नहीं देने वाली थी, फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कविनालिशा के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे कि आखिर वो लोग अब उसे क्या कहेंगे, क्योंकि ईमेल के थ्रू तो वो अपना मोटिव उसे बता ही चुके थे, लेकिन अब बात थी उनसे मिलकर उस बात को जानने की। इधर यहाँ पर राजीव भी अब अपने हेड सर्वेंट को अब आवाज लगाता है, तो वो अब कुछ ही देर में वो हेड सर्वेंट भी अब राजीव के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और अब वो हेड सर्वेंट कहता है यस सर, कहिए आपने हमें बुलाया। हेड सर्वेंट की ये बात सुनते ही अब राजीव ने कहा कि इस पैलेस को अच्छी तरह से सजा दो। ध्यान देना कि इस पैलेस को सजाने में किसी भी तरह की कोई भी कमी ना हो, और हाँ, खास करके खाने में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आज जो आने वाला है उसके लिए इस महल को आज दुल्हन की तरह सजाओ, ताकि उसको एक नजर में ही यहाँ का डेकोरेशन, यहाँ की सब चीजें उन्हें पसंद आए। ये कहते हुए ही अब राजीव गुलेरिया एक गहरी सोच में पड़ जाता है और अब वो सोचने लगता है कि आखिर क्या पसंद हो सकता है उसे। इतनी बार तो राजमहल में मैं गया हूँ, लेकिन कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर। अब कुछ ही देर में सोचने के बाद अब राजीव गुलेरिया अपने मन में ही कहता है अरे वो आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पर अपनी पसंद नापसंद डालते ही रहते हैं ना, उसमें ही देख लेता हूँ। अगर मुझे सोशल मीडिया से रानी साहिबा का अकाउंट मिल जाता है तो उसमें शायद मुझे वहां से कुछ हिंट मिल जाए कि आखिर उन्हें क्या क्या खाने में पसंद है और कैसी उन्हें डेकोरेशन पसंद है, और फिर मैं इसे बनाने के लिए भी कह देता हूँ। अब राजीव गुलेरिया जल्दी से फिर से वापस पॉकेट से अपने फोन को निकालता है और उसमें अब वो कविनालिशा की आईडी को सर्च करके उसके बारे में वहां पर सर्च करने लगता है।
वहीं अब तक अनिका भी अपनी लैब में अपना काम कर रही थी, क्योंकि अनिका अभी भी भूमिका के द्वारा दिए गए उन्हें ब्लड सैंपल पर अभी अपनी रिपोर्ट बना रही थी। कुछ ही देर के बाद अब अनिका ने अब उस ब्लड सैंपल को पूरी तरह से चेक कर लिया था। उस ब्लड सैंपल को चेक करके अब वो उसकी रिपोर्ट को निकाल ही रही थी। कुछ ही देर में सिस्टम से सारे ही रिपोर्ट का प्रिंट आउट भी निकल गया था। अब उसे लेकर अब भूमिका अपने रूम की तरफ जाने लगती है कि तभी उसकी नजर अब जॉन और एनी पर जाती है, जो कि एक डिफरेंट तरह की फाइटिंग टेक्निक की वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे। जॉन और एनी को इस फाइटिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करते हुए देखकर तो अब अनिका को वहां पर बूढ़े किंग के पैलेस की ही याद आ गई थी, क्योंकि वहीं पर इस तरह से ये फाइटिंग प्रैक्टिस होती थी। ये प्रैक्टिस सेम उन्हीं के जैसे ही अनिका को नजर आ रही थी। अनिका एनी और जॉन के पास जाती है और अब उनके पास जाकर कहती है, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? अनिका की ये बात सुनकर अब एनी कहती है, मैडम हमें बॉस ने कहा है कि हम इस फाइटिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करें और उसके बाद हमें इसे स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भी सिखाना है, क्योंकि ये टेक्निक उनके लिए सीखना बहुत ही जरूरी हो गया है। ये बॉस के आदेश हैं। बॉस ने कहा है कि इस बार सभी को मिलकर एक साथ दुश्मन के हर वार का जवाब देना है, इसलिए सबका पूरी तरह से ट्रेंड होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन उन्हें ट्रेंड करने के लिए उससे पहले हम दोनों का ट्रेंड होना बहुत ही जरूरी है। एनी की ये बात सुनकर अब अनिका अपने मन में ही सोचती है कि क्या सच में इस बार हमारे दुश्मन भी अपनी गलतियों से सीख लेकर दोगुनी ताकत के साथ वार करेंगे? क्या सच में ऐसा कुछ होगा अब की बार? अनिका बेनी और जॉन से कहती है कि फिर ठीक है, तुम दोनों अपनी अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करो और हाँ, जितनी जल्दी हो सके तुम इसकी प्रैक्टिस करके इस प्रैक्टिस को सभी को ही सिखा देना, उन सबको भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दो। ये सुनते ही अब एनी कहती है, ओके मैम, डेफिनेटली वी विल डू इट। एनी से बात करने के बाद अब अनिका बेसमेंट से अपने रूम की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब वो अपने रूम में पहुंचती है तो वो देखती है कि मिस्टर मारवा तो अभी अपनी बालकनी में खड़े हुए थे। रोहित यहाँ पर बालकनी में खड़ा होकर किसी गहरी सोच में था। इससे पहले कि अनिका रोहित के पास जाती कि उसी वक्त उसके फोन की रिंग एकदम से ही बजने लगती है। जैसे ही अनिका अब अपने फोन को देखती है तो उस पे राजलक्ष्मी का ही फोन आ रहा था, क्योंकि अनिका ने राजलक्ष्मी को कहा था कि अपनी पूरी ही टीम के साथ बात करके तुम मुझे अपडेट दे देना। इसलिए राजलक्ष्मी ने भी अनिका को बताने के लिए कॉल किया था। राजलक्ष्मी का फोन देखकर अब वो अपना फोन उठाकर अब हेलो कहती है और अनिका अब हेलो कहते ही साथ के साथ अब अनिका राजलक्ष्मी से पूछती है, क्या रहा राजलक्ष्मी, क्या टीम से बात हो गई है? अनिका की ये बात सुनकर अब राजलक्ष्मी अनिका को चिढ़ाते हुए कहती है, ये क्या बात हुई? सीधे सवाल पूछ रहे हो। वेरी बैड मैम, आपने मुझसे मेरा हाल चाल तो पूछा ही नहीं। आप हमेशा बस अपने सवाल जवाब में ही रहती हैं। अब राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अब अनिका ने कहा, पहले तुम अपना ड्रामा बंद करो और काम पर आओ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। इसलिए अब मुझे बताओ कि क्या रहा। अब अनिका की ये बात सुनकर राजलक्ष्मी ने कहा कि मैम, टीम पूरी तरह से तैयार है, बस आप कहिए कि हमें कब और कहाँ आना है। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि मैं तुम्हें थोड़ी ही देर में डेट, टाइम और लोकेशन सब कुछ सेंड करती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग तुम सब अपना देख लेना। ये सुनते ही अब राजलक्ष्मी भी कहती है कि ओके मैडम, आप बताइए, मैं वेट करूंगी। और उसके बाद वो उन्हें बाय बोलकर अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर अब अनिका भी अपने फोन को वहीं पर साइड में रखी हुई टेबल पर रख देती है और अब वो रोहित जो कि अभी भी बालकनी में ही खड़ा था। हालांकि रोहित जब अनिका कमरे में आई थी तो अनिका के फोन की रिंग से रोहित के अपनी गहरी सोच से बाहर आया था, लेकिन फिर अब उसने अनिका को डिस्टर्ब करना नहीं चाहा, इसलिए वो अभी भी बालकनी में ही खड़ा था। इसलिए अनिका अब अपने फोन को रखकर रोहित के पास जाकर अब रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, डॉक्टर अमृता की पूरी टीम अब पूरी तरह से तैयार हैं। आपके कहे अनुसार सारी ही तैयारियां हो चुकी हैं। अब आप मुझे हमारे पापा के बारे में पापा से कब मिलवा रहे हैं? अनिका की बात को सुनकर अब रोहित कहता है कि आज ही अनिका, एंड डोंट वरी अबाउट दैट, मैंने सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया है।
मेरे ख्याल से अभी तुम कुछ खा लो, उसके बाद ही हम फिर कॉलेज में जाएंगे। और हाँ, अब की बार हमें थोड़ा सा कॉलेज में जाते वक्त ध्यान देना होगा, क्योंकि हमें हमें अपने दुश्मनों की नज़र में नहीं आना है, क्योंकि शायद अब तक उनके पास भी ये खबर पहुंच गई होगी कि मेरी याददाश्त जा चुकी है और हम सब इंडिया में हैं। क्योंकि अब मैं ये नहीं चाहता कि दुश्मनों को किसी भी तरह का हमारे ऊपर शक हो कि हम लोग इंडिया में नहीं बल्कि हम यहाँ हैं। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी कहती है, ओके डोंट वरी मिस्टर मारवा, हम कॉलेज में अंधेरा होने के बाद ही जाएंगे ताकि किसी को भी हम अंधेरे में ना दिख पाएं। और रही बात वहाँ के कैमरास की, तो मैं उन्हें अच्छी तरह से हैंडल कर लूंगी। और हाँ, मैं ये सोच रही थी कि पहले मैं पापा को एक बार एग्जामिन कर लूं, उसके बाद ही मैं सभी को यहाँ आने के लिए कहूँगी, क्योंकि वैसे तो मेरी राजलक्ष्मी से बात हो चुकी है कि मेरी पूरी की पूरी टीम अब पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उससे पहले मैं भी पापा को एक बार अपनी तरफ से एग्जामिन करना चाहती हूँ। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित भी कहता है, ओके ठीक है अनिका, जैसे तुम्हें ठीक लगे, इसलिए चलो अब कुछ पहले हम खा लेते हैं, मुझे सच में बहुत ही तेज भूख लगी है। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, भूख तो मुझे भी जोरों की लगी है। और ऐसे ही एक दूसरे से बात करते हुए रोहित और अनिका अब दोनों ही अपने रूम से बाहर निकलकर अब वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाने लगते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों अभी डाइनिंग टेबल पर के पास पहुंच जाते हैं। और तो जब वो वहां पहुंचते हैं तो हेड सर्वेंट अब उनसे कहता है, सर और मैडम, बस 2 मिनट में लंच पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, तब तक शायद सभी लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे, बस आप मुझे 2 मिनट दीजिए। अब हेड सर्वेंट की ये बात सुनते ही अब अनिका और रोहित दोनों ही हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। अब कुछ ही देर के बाद अब हेड सर्वेंट अपने स्टाफ के साथ अपने कहे अनुसार टाइम पर वो टेबल पर लंच लगाने लगते हैं। जैसे ही वो टेबल पर खाना लगाना शुरू करते हैं, तभी अब एक एक करके सभी वहां पर टेबल के पास से लंच करने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद वो सभी वहां पर अपनी अपनी जगह पर बैठकर अब एक दूसरे से बात करते हैं कि तभी रिया अब अपने नानू से फिर से कहती है, नानू, मम्मा के नानू ने तो कितने ही कूल थे ना मम्मा के नानू, उन्होंने आपके साथ जल्दी से ही फ्रेंड कर ली थी, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपने तो डैड से फ्रेंडशिप करने में इतना टाइम क्यों लगाया? इवन आपने तो डैड को सच में कितना परेशान भी किया था। आप खुद ही सोचिए ना नानू कि अगर मेरी मम्मा ने मुझे चिढ़ाया तो उसके नानू मेरे नानू से ज्यादा कूल हैं, और मैं क्या कहूँगी। वेरी बैड नानू, ये तो आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया, क्योंकि जिस तरह से मम्मा के नानू ने आपको इतनी जल्दी से अपना लिया था, तो आपको भी मेरे डैड के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रिया की ये बात सुनकर अब अनिका करण गुलेरिया की तरफ देखती है। अब वो स्माइल करते हुए कहती है, वैसे पापा, रिया की बात तो बिल्कुल ही सही है, नानू आपसे एक जनरेशन पीछे के थे, लेकिन उनके बाद भी उन्होंने आपको कितनी जल्दी ही एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कि आपने हम सबको बताया था। अनिका की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया भी कहते हैं, हाँ तो वो उन्हें करना ही था, आखिर में मेरे में कमी किस बात की है? उन्होंने मेरे अंदर बहुत सारी ही खूबियां दिखी, इसलिए ही उन्होंने मुझे इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, अदरवाइज वो भी फिर वही करते जो मैंने रोहित के साथ किया है। तुम मेरी खूबियां भी तो देखो ना अनिका, तुम ये कैसे भूल सकती हो? करण गुलेरिया ये बात कहते हुए वो रोहित की तरफ ही देखने लगते हैं। अपने नानू को इस तरह से अपने डैड को देखता हुआ देखकर अब रिया समझ जाती है कि आखिर उसके नानू क्या कहना चाहते हैं, इसलिए अब रिया अपने नानू से फिर से कहती है, लेकिन नानू, मेरे डैड में भी कोई भी कमी नहीं थी, और ना ही अब है। इवन माई डैड इज माई हीरो एंड ही इज मोस्ट हैंडसम मैन इन दिस होल वर्ल्ड। ये कहते हुए ही अब रिया अपनी मम्मा को देखते हुए भी कहती है ना मम्मा, एम आई राइट? रिया की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, हाँ रिया, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अपनी मम्मा से अब अपना मन चाहा जवाब मिलने के बाद अब रिया अब फिर से काफी खुश होती है, और वहां दूसरी तरफ अब तक कविन आलिशा और राजीव गुलेरिया के बताए हुए उस लोकेशन पर, यानी कि पुराने मार्केट के पास आ जाती है। और अब वो वहां पर आकर अपना फोन निकाल कर अब उस नंबर को फिर से डायल कर देती है जिस नंबर से उसे थोड़ी देर पहले कॉल आया था। कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज आती है,
तो अब कविन आलिशा ने आरजे से कहा, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, अब आप हमें बताइए हमें कहाँ जाना है। आलिशा की इस बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है, ठीक है, मैं जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देता हूँ आप उसे फॉलो कीजिए और यहाँ पर आ जाइए। ये सुनते ही अब आलिशा भी अपने फोन को स्पीकर पर रख देती है और अब वो अपने ड्राइवर से कहती है कि इनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। कविन आलिशा की ये बात सुनकर अब ड्राइवर ने भी कहा कि ओके मैडम, और अब वो राजीव के पैलेस की तरफ धीरे धीरे उनके बताए गए रास्ते से वो उसके पैलेस की तरफ बढ़ने लगता है। 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद अब कविन आलिशा ने देखा कि जो ड्राइवर उसकी गाड़ी चला रहा था उसने अचानक से गाड़ी को रोक दिया और कुछ ही देर में अब वो बेहोश हो गया था। आलिशा ने जब ये देखा तो वो अब अपनी गाड़ी के पीछे वाली गाड़ी में सिक्योरिटी गार्ड देखने लगती है तो कुछ ही देर में वो सभी भी अभी वहां पर बेहोश हो जाते हैं। अब आलिशा जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है। उसके बाद अब वो एक एक करके सभी को ही वहां पर चेक करने लगती है तो वो देखती है कि उसके साथ आए सभी ही लोग वहां पर बेहोश हो गए थे। इससे पहले कि आलिशा कोई भी एक्शन ले पाती कि तभी उसके कानों में एक आवाज आती है कि चिंता मत कीजिए रानी साहिबा, इनको कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको ही बुलाया था, लेकिन आप तो यहाँ पर अपनी पूरी फौज के साथ ही आई हैं, इसलिए मुझे इन्हें बेहोश करना पड़ा। देखिए, आप रिलैक्स होकर अंदर आ सकती हैं, और वैसे भी मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ मिलने के लिए बुलाया है। यहाँ पर किसी भी तरह की साजिश की कोई भी बू नहीं आएगी आपको, इतना मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ। अब ये आवाज़ सुनते ही अब कविन आलिशा अब अपने कदमों को उस शख्स के द्वारा बताए गए रास्ते की तरफ आगे बढ़ाने लगती है, और अब वो वहाँ के गार्डन को देखकर अब काफ़ी ही इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि ये गार्डन कोई और नहीं बल्कि राजीव गुलेरिया के पैलेस का गार्डन था। क्योंकि यहाँ पर वो बिल्कुल वैसा ही गार्डन है जैसा कि कविन आलिशा को पसंद है उसके, क्योंकि इस गार्डन में उसके फेवरेट ऑर्चिड के फ्लावर तो लगभग सारे, यहाँ पर उसके फेवरेट ऑर्चिड के फ्लावर की लगभग सारी ही वैरायटी यहाँ पर मौजूद थी, जिसकी वजह से ये गार्डन सच में ही उसके मन को बहुत ही मनमोह रहा था। कविन आलिशा वहाँ काम कर रहे माली के पास जाकर कहती है, देखिए, हमें ये येलो ऑर्चिड फ्लावर चाहिए, हमें वापस जाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तब तक आप हमारे लिए इन फूलों को तैयार रखिएगा। कविन आलिशा की ये बात सुनकर अब वो माली कहता है, माफ कीजिएगा मैडम, आप मुझे, लेकिन मैं आपको ये फूल नहीं दे सकता हूँ। अब उस माली की ये बात सुनकर अब कविन आलिशा हैरान होती है, क्योंकि कविन आलिशा ने आज तक जिस भी चीज पर हाथ रखा था वो उसे मांगने से भी पहले मिल गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने किसी चीज को पसंद किया और वो उसे नहीं मिली। हालांकि रोहित का मामला अलग है, लेकिन रोहित को छोड़कर उसे हर चीज मिल ही गई थी, इसलिए अब वो फिर से कहती है, लेकिन क्यों, आप क्यों नहीं दे सकते हैं इन्हें, क्या मैं कारण जान सकती हूँ? कविन आलिशा की ये बात सुनकर अब वो माली कहता है, क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे इसे तोड़ने से मना किया है, इसलिए मैं इन्हें नहीं तोड़ सकता हूँ। अब उस माली की ये बात सुनते ही अब कविन आलिशा ने कहा, अरे ये क्या बात हुई, हमने कहा ना कि हमें ये चाहिए, मतलब कि चाहिए, क्योंकि इसके लिए आप हमें मना नहीं कर सकते हैं। अगर हमें ये फ्लावर को देने के बाद आपके मालिक आपको निकाल देंगे तो आप हमें बताइएगा, हम आपको दूसरी नौकरी दिला देंगे, कि आपको अपनी नौकरी की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इससे पहले कि कविन आलिशा और उस माली के बीच किसी भी तरह की बहस बढ़ जाती कि तभी कविन आलिशा के कानों में एक आवाज आती है कि आपको ये फूल मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको कुछ और चाहिए क्या? अब ये आवाज सुनते ही अब कविन आलिशा जब उस आवाज की दिशा में देखती है तो वहां पर सामने उसे एक 55-56 साल का एक इंसान खड़ा हुआ दिखाई देता है। कविन आलिशा ने जब उसे ध्यान से देखा तो कुछ हद तक उस शख्स के फीचर्स से उसे करण गुलेरिया से मिल रहे थे, क्योंकि दूर से देखने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये करण गुलेरिया की ही परछाई हो। दोनों ही लोगों की आंखें और नाक बिल्कुल एक जैसी ही थी। अब आलिशा को खुद की तरफ इस तरह से घूर कर देखते हुए अब राजीव गुलेरिया ने कहा, क्या अब हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं या फिर आप यहीं पर ही बात करना पसंद करेंगी? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको ये गार्डन ज्यादा पसंद आ रहा है। अगर आप यहीं इन फूलों के पास ही बैठकर बात करना पसंद करेंगी तो मेरे लिए वो भी ठीक होगा।
ये सुनते ही कवि नालिशा ने कहा कि वैसे आपके गार्डन का व्यू काफी अच्छा है, हमें आपके गार्डन का व्यू बहुत ही पसंद आया, सब कुछ बिल्कुल हमारी ही पसंद का है। कवि नालिशा की ये बात सुनते ही अब राजीव ने कहा, इतने सालों तक तो ये सब मेरी पसंद का था। कवि नालिशा अब राजीव की इस बात को इग्नोर करते हुए कहती है कि आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है, उस सिलसिले में बात करें क्या। ये सुनते ही अब राजीव ने कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं, चलो अंदर चलकर इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद वो दोनों अभी पहले इसके अंदर आ जाते हैं तो कवि नालिशा अब वहाँ पर सामने रखी हुई किंग साइज चेयर, जो कि हमेशा से ही राजीव गुलेरिया की थी, उस पर जाकर अब वो बैठ जाती हैं। वहाँ काम कर रहे अभी सारे ही सर्वेंट बस कवि नालिशा को हैरानी से देख रहे थे, तो कभी वो एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं, क्योंकि आज तक इस पैलेस में अभी तक कोई भी नहीं आया था जो राजीव गुलेरिया की इस किंग साइज चेयर पर बैठ सके, क्योंकि इस पैलेस में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजीव गुलेरिया की कुर्सी पर बैठ सके। कुछ ही देर तक एक दूसरे को देखने के बाद वो सभी अब फिर अपनी हैरानी से राजीव गुलेरिया को देखते हैं कि शायद उनके मालिक अभी कवि नालिशा के साथ कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि उन्हें वो जरूर सबक सिखाएंगे। कवि नालिशा अब तक वहाँ पर एक एक करके सारे ही सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन देने लगती है। सारे ही सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्शन देने के बाद अब कवि नालिशा राजीव गुलेरिया से कहती है कि आप अपनी वाइफ को भी यहाँ पर बुला लीजिएगा। मिस्टर गुलेरिया, हमें आप दोनों के साथ ही बात करनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कुछ और कहें और वो कुछ और, क्योंकि अगर मैंने आपसे किसी भी बारे में कोई भी डील की और अगर उन्हें बाद में पता चला और कभी फिर आप दोनों उस चीज से मुकर जाओ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप दोनों से फेस टू फेस बात करूँ, और इसीलिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ, अदरवाइज मुझे यहाँ आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने वाइफ को भी इसलिए यहाँ पर बुलाइए, हम इंतज़ार कर रहे हैं उनका। हम भी तो देखें कि उन्हें जिन्हें इतने सालों बाद अपनी ग्रैंड डॉटर की याद आई है, लास्ट 12 साल से कहाँ थे वो। वैसे आप दोनों कहाँ थे, क्या आप दोनों को 12 साल तक उस बच्ची की एक बार भी याद नहीं आई। क्या हम इसके बारे में रीजन जान सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कि अब तक तो आप लोगों को वो बच्ची चाहिए ही नहीं थी और अब 12 साल के बाद आपको उसकी कस्टडी की याद आई। आलिशा का बार बार दमयंती को राजीव की वाइफ बुलाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि दमयंती उसकी वाइफ नहीं थी, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि उसने खुद ही उस एप्लीकेशन पर अपना नाम लिखवाया था। इसमें किसी और की कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन उस समय राजीव को भी खुद नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इसके बाद भी राजीव को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसने बहुत ही मुश्किल से अब खुद के गुस्से को कंट्रोल किया। अब वहां पर 3rd फ्लोर की रेलिंग से महेंद्र और अक्षय वर्मा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर क्या क्या हो रहा था ये सब बड़े ही ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें भी अब तक इस चीज के बारे में पता चल चुका था कि यहाँ पर कवि नालिशा खुद राजीव गुलेरिया से मिलने के लिए उनके पैलेस में आ रही है। हालांकि वो बात अलग है कि पहले उन्होंने राजमहल में जाकर ही कवि नालिशा को बंधक बनाने की सोची थी, ताकि वो कवि नालिशा के द्वारा किंग तक पहुंच सके और अपने उन दोनों आदमियों को छुड़वा सके। लेकिन अब यहाँ पर मामला उन्हें बिल्कुल ही पलटता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि ये पैलेस राजीव का था और यहाँ पर राजीव की मर्जी के बिना शायद पत्ता भी ना हिले। अगर वो अभी भी कुछ ऐसा करना चाहे तो वो नहीं कर सकते थे। अब उन्हें देखकर अक्षय वर्मा कहता है, देखा महेंद्र तुमने ये रानी साहिबा के एटीट्यूड, इनका एटीट्यूड कैसा है। अरे ये तो सारे ही सर्वेंट्स को यहाँ पर राजीव के पैलेस में भी ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रही है जैसे कि ये पैलेस इसके बाप का हो। ये सुनते ही अक्षय की ये बात सुनते ही अभी महेंद्र अपने मन में ही यही सोचता है कि वैसे बात तो सही कह रहा है, ये पैलेस है तो इसके बाप का ही, और शायद जाने अनजाने में वो काम भी ऐसा ही कर रही है कि वो अपने बाप के पैलेस में ही ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रही है। वहीं दूसरी तरफ अब तक अनिका और रोहित दोनों ने ही अभी अपना लंच फिनिश कर लिया था और अब वो अपने रूम में आ जाते हैं। अब अनिका अपने रूम में आने के बाद अब रोहित से कहती है, क्या हुआ मीटिंग में, मेरा मतलब है कि राहुल ने सब संभाल लिया ना, या कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है वहां पर। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित उसे एक फोरहेड किस करता है और अब वो उसे कहता है
कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है अनिका, डोंट वरी, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। ये सुनते ही अब अनिका उसे एक हक करते हुए कहती है, मैं सोच रही हूँ मिस्टर मारवा कि शाम होने तक ऐसे ही आपकी ही बाहों में रहूं। पता नहीं क्यों मिस्टर मारवा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम फिर से एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित उसे और भी कसकर हक करते हुए कहता है, हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। हाँ, ये बात अलग है अनिका कि हम कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। अब अनिका भी कुछ देर तक ऐसे ही रोहित की बाहों में रहती है और अब वो उसे कहती है, मिस्टर मारवा, मुझे पापा की सर्जरी की प्लानिंग शुरू करनी होगी। मुझे हर एक पॉसिबिलिटी पर अच्छी तरह से ध्यान देना होगा, क्योंकि इस बार ये केस इतना क्रिटिकल है कि मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। और यहाँ पर बात पापा की है। मैं ये सब कर लेती हूँ जितनी जल्दी हो सके। मुझे पूरी की पूरी तैयारियां जैसे मुझे चाहिए वैसी करनी होगी पापा को आयशा माँ की जिंदगी में, ताकि मैं उन्हें जल्द से जल्द वापस लेकर आ सकूं। मिस्टर मारवा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उन्हें हम सब की लाइफ में वापस लेकर आऊंगी। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित ने कहा, मैं जानता हूँ अनिका, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम ये सब कर सकती हो, इवन तुम करोगी। ये सुनते ही अब अनिका टेबल के पास जाती है और उधर बैठ जाती है और अब वो सर्जरी में होने वाली हर एक पॉइंट को बड़े ही ध्यान में रखकर अब वो एक प्लान बनाना शुरू कर देती है। तो वहीं अब तक रोहित भी अपने ड्रॉर से अपने पापा की डायरी को निकालता है और अब वो उसका पहला पेज पढ़ता है, जिसमें लिखा हुआ था कि बस एक चीज तुमसे मांगी थी मैंने आयशा, कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं जरूर आऊंगा। अगर मेरा जाना जरूरी नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाता। अरे कितनी उम्मीद से वापस आया था मैं मारवा हाउस में, लेकिन मुझे भी क्या पता था कि जिस प्यार के लिए मैं वहां आया हूँ, मेरा वो प्यार तो किसी और का हो चुका है। काश तुम मुझ पर भरोसा करती, काश तुम मेरा इंतजार करती। मेरे दिल पर ना जाने कितने ही खंजर चले थे उस वक्त जब मैंने तुम्हारी मांग में किसी और के नाम का सिंदूर देखा था, क्योंकि जिस मांग में मेरे नाम का सिंदूर होना चाहिए था, उस मांग में किसी और का यानी कि मेरे भाई के नाम का सिंदूर था, और तुम्हारे गले में किसी और के नाम का मंगलसूत्र। समझ में नहीं आता है कि जब तुम्हें हंसराज से ही शादी करनी थी तो मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों किया था आयशा। दिल हर बार कहता है कि तुम धोखेबाज नहीं हो सकती, लेकिन इस दिमाग का क्या करूं जो सब कुछ समझ रहा है, जो आंखों देखी सारी बातों को अच्छे से समझ रहा है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। उस दिन मैं पूरी तरह से ही टूट गया था जब मुझे पता चला था कि तुम माँ बनने वाली हो, क्योंकि मैंने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी कैसे तुम सब कुछ भूलकर इतनी जल्दी आगे बढ़ सकती हो, कि तुमने हंसराज के बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। यह सब पढ़ते हुए कब रोहित के हाथ से वो डायरी गिर गई कि उसे भी एहसास नहीं हुआ। डायरी के नीचे गिरने की आवाज से अनिका भी अभी पीछे मुड़कर रोहित को ही देखती है, क्योंकि अनिका भी अपने काम के बारे में प्लान कर रही थी। और अब वो रोहित को पीछे मुड़कर देखने के बाद कहती है, क्या हुआ है मिस्टर मारवा, आप ठीक तो है ना। अनिका ने देखा कि रोहित उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित किसी सदमे में ही है। इसलिए अनिका को जब रोहित से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो अब वो अपनी जगह से जल्दी से खड़ी होकर अब वो रोहित की साइड जाने लगती है। रोहित के पास जाकर अब अनिका उसके कंधे पर अपना हाथ रख देती है और कहती है, क्या हुआ है मिस्टर मारवा आपको, आप ठीक तो है ना। अनिका को ऐसे देखकर अब रोहित उसका हाथ पकड़कर अब उसे अपनी बगल में ही बिठा देता है और अब वो उसे एकदम से गले लगाकर कहता है, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ अनिका, मैं ये नहीं पढ़ सकता। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका रोहित से कहती है, क्या हुआ है मिस्टर मारवा, पहले आप संभालिए खुद को, क्या नहीं पढ़ सकते हैं आप, क्या मुझे आप साफ साफ बताएंगे कि क्या हुआ है। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद अब रोहित अनिका को खुद से अलग करता है और अब वो नीचे गिरी हुई उस डायरी की तरफ देखने लगता है। रोहित जब उस डायरी की तरफ देखता है तो अनिका रोहित की आंखों का पीछा करते हुए वो भी उस डायरी को नीचे गिरा हुआ देखती है।
उसको गिरा हुआ देखकर अब अनिका रोहित से पूछती है, मिस्टर मारवा ये क्या है? किसकी डायरी है ये जो आप नहीं पढ़ सकते हैं?